इंग्लिश डिकोडिंग के बारे में बताया था और आपको ये भी बताया था किस तरह से अगर आप व्यापम एग्जाम्स देते हैं तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या रहता है। तो दोस्तों, ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि एमपी के लिए अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं या फिर क्लरिकल जहाँ पे हिंदी भाषी स्टेट्स हैं लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पे अगर आप कोई भी क्लरिकल एग्जाम देते हैं तो इसके लिए आपको हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी की तो कार्यालयीन कार्य जो होता है वहां पे भी हिंदी का आवश्यक रोल रहता है। तो ऐसे में गाइज आपको इंग्लिश पे ध्यान तो देना है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हिंदी पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए सबसे विटल रोल प्ले करता है हिंदी। तो इसलिए दोस्तों चलिए आज हम हिंदी की बात करेंगे और ये 28 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का है 2018 ग्रुप 4 का। इसमें जो हिंदी आई है लगभग इसी लेवल के सभी एग्जाम जितने भी व्यापम के रहेंगे उनमें हिंदी आएगी, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। चलिए गाइस, तो पहला क्वेश्चन, सदैव के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पे सदैव, इसकी अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वृद्धि संधि आती है सदा धन एव, सेकंड वाला सही है। दोस्तों, मैं जब आपको इंग्लिश बता रहा था तो उसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जहाँ पे आपको सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारे वर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है। तो जिस तरह दोस्तों धातु और संधि विच्छेद को हम पढ़ते हैं हिंदी में, सेम उसी तरह से आपको इंग्लिश में रूट वर्ड्स पढ़ना होता है। हम आगे आने वाली वीडियोज में उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हिंदी की पहली वीडियो है हमारी, तो हम इसे केवल क्वेश्चंस को देखेंगे और क्या क्या आ रहा है उसके बारे में बात करते जाएंगे। दोस्तों, इसे हम शॉर्ट में देखेंगे। दोस्तों, सेकंड है वर्षा ना होना। इसके लिए एक शब्द अपना होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है कि कम वर्षा होना या फिर वर्षा ना होना। अतिवृष्टि का मतलब हो जाएगा कम वर्षा, और वर्षा का ना होना जो कि ड्रॉट जिसे बोलते हैं, सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल वर्षा नहीं होती, उसके लिए अनावृष्टि का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, और क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, और ये अगर आप हिंदी बोलचाल में डेली आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे में आपको आ जाएगा। थर्ड नंबर है हथेली। हथेली पर सरसों जमाना। इसका मतलब हो जाता है दोस्तों कि कोई असंभव काम करके दिखाना, कि हथेली पे उसने सरसों जमा लिया, उसने असंभव काम करके दिखा दिया। शरण के लिए सही पर्यायवाची अपन को यहाँ पे देखना है दोस्तों। तो शरण के लिए आश्रय सही है ये, और बचाव भी सही रहता है। यहाँ पे रक्षा भी सही है, लेकिन ये रक्षा नहीं होता, रक्षा होता है। तो आश्रय, रक्षा और बचाव ये सही है। दोस्तों, हिंदी में जितना भी ऐसे वर्ड्स आते हैं खासकर एग्जाम्स में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वोकेबुलरी या शब्दकोश कितना शुद्ध है, आप कितना शुद्ध पहचान पा रहे हैं उसे ध्यान में रखना। जैसे कि दोस्तों न्यायालय, इसमें बड़ा या होता है न्यायालय, लेकिन वहां पे न्यायालय नहीं होता है, न्यायालय होता है, तो आपको उसे भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों यहाँ पे जो मात्राएं हैं इनका खास ध्यान रखना है। तो आश्रय, रक्षा, बचाव सही होगा। अंग डंग ढीला होना, इसका मतलब हो जाता है बहुत थक जाना। शिकारी के लिए सही पर्यायवाची है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ में सेम टाइप में लेंगे, तो यहाँ पे सहेरी नहीं बल्कि अहेरी होता है, और वधिक मतलब मारने वाला, और अहेरी अखेटक, इसका शिकारी का सही हो जाएगा। तो शिकारी का ये तीनों पर्यायवाची होता है। महर्षि के लिए संधि विच्छेद करना है तो महाधन ऋषि हो जाता है गुण संधि। दोस्तों, मैं संधि पे एक अलग से वीडियो लाऊंगा जो कि काफी इजीली आप एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझ पाएंगे। यहाँ पे हम इसके बारे में बताते हैं। महाधन ऋषि हो जाएगा महर्षि के लिए। तो जहाँ पे महा और ऋषि आ जाए, यहाँ पे महा, यहाँ पे हा जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो स्वर आ रहा है वो बड़ा आ की मात्रा आ रही है, उसके बाद री आ रहा है। तो जहाँ पे आपको छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री इस टाइप का आए और उससे पहले आ वाला आए, तो वहां पे दोस्तों आपका हो जाता है गुण संधि। तो यहाँ पे ये जो सही होगा तो महर्षि के लिए महाधन ऋषि हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर सही होगा। यहाँ पे एक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा दोस्तों ऐक्य, और ऐक्य का मतलब होता है एकता, जिसे होता है कम्युनियन जिसे बोल देते हैं, मतलब एकता, एक में इस स्ट्रेंथ, उसके लिए ये एक का यूज होता है। कनक कनकते सवगुणी मादकता अधिकार। यहाँ पे दोस्तों कनक कनक 2 बार यूज किया गया है, और इनका सेंस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, जो कि डिफाइन करता है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार का मतलब ही होता है कि कोई एक अगर सेंटेंस रहे, एक कोई वाक्य रहे, वहां पे 2 शब्द रहे, सेम शब्द रहे,
लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। तो एक का मतलब होता है कनक का मतलब सोना, एक का मतलब धतूरा, तेसो गुणी मादक तक, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है दोस्तों। 10वां नंबर है कि सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे दोस्तों श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे सुबरन जो है इसके कई सारे अर्थ हैं, और कौन कौन से अर्थ हैं इसे चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए श्लेष अलंकार के एक उदाहरण है। उदाहरण में है कि सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये जो है तो यहाँ पे सुबरन का प्रयोग किया गया है, किंतु पंक्ति में प्रयुक्त सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला है कवि के संदर्भ में सुबरन अर्थ अच्छे शब्द, और व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सुंदर वन, और चोर के संबंध में सुबरन का अर्थ है सोना। तो दोस्तों इसीलिए जहां पे कोई एक वाक्य रहे और कोई उसमें शब्द रहे जिसका अर्थ अलग अलग सेंस में अलग अलग हो, दोस्तों यहाँ पे देखिए अलग 3 लोगों की बात कर रहा है, तो अगर इतने लोग हैं तो इनके लिए अलग अलग बार अलग अलग अर्थ आ रहा है किसी एक ही शब्द का, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। 11वां नंबर है दोस्तों रसोई घर। तो इसका हो जाएगा रसोई के लिए घर। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे ये चौथा नंबर तो सही है, रसोई के लिए घर, ये समासिक विग्रह हो जाता है, इसमें कोई एक जो समास है उसका विग्रह करना होता है, तो रसोई के लिए घर हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे जो पहचानने के लिए कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, जो कि आपको हिंदी ग्रामर में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे लिख सकते हैं। तो आपको ये पढ़ना होगा कि जहां जिस वाक्य में ने आए वो कर्ता के लिए यूज होता है, को आए कर्म के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए के लिए आया है तो ये संप्रदान के लिए है। दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी यूजफुल रहेगा जब आप हिंदी ग्रामर और ब्रॉडली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है। तो आजीवन मतलब जीवन पर्यंत, तो यहाँ पे पहला नंबर सही है। दोस्तों अगर कभी आपको ऐसा आए कि ये उपसर्ग ये प्रत्यय कौन सा है, तो अगर मान लीजिए उपसर्ग की बात आए जिसमें बड़ा आ रहे या फिर ऐसा कुछ रहे, तो आपको वहां पे देखना है कि अगर बड़ा आ रहा है तो वहां पे कोई बड़ा है जिसमें होगा वही ज्यादातर होगा, तो इसीलिए आपको अनुरक्त अंजनी और अनजानी ये तो होगा नहीं। और उपसर्ग का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसा शब्द जो कि किसी दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में मतलब प्रारंभ में लग के उस शब्द का अर्थ बदल दे, उसे बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय हो जाता है कि कोई अगर मान लीजिए जीवन है और फिर इधर आप कोई एक और प्रत्यय लगाते हैं, कोई और शब्द लगाते हैं, मूल लगाते हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा प्रत्यय। तो अगर मान लीजिए जीवन पर्यंत है तो यहाँ पे पर्यंत प्रत्यय हो जाएगा। कोमल का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। तो कोमल का मतलब होता है मृदु, और कठोर का मतलब हो जाएगा दोस्तों इसका विलोम, मतलब कठोर और कोमल। नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है। अब नि उपसर्ग से यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसे मैंने ऊपर ही बताया था कि अगर किसी में छोटा बड़ा जैसा भी है, कोई भी अगर यहाँ पे धातु या फिर जो भी यूज किया गया है वर्ड टेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्या वो मैचिंग कर रहा है। यहाँ पे नितांत तो सही होगा, लेकिन आप कभी औरों में टिक नहीं करिएगा, क्योंकि अगर उपसर्ग किसी के शब्द के पहले लगता है तो उसका एक वैलिड सेंसफुल या फिर जो कि एक सही शब्द रहे उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको जन्म देता है। और यहाँ पे जो और वर्ड हैं वो उनमें नि उपसर्ग यूज नहीं हुआ है। गमन का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है। तो यहाँ पे गमन का मतलब होता है दोस्तों जाना, और आगमन का मतलब होता है आना, तो यहाँ पे आगमन सही हो जाएगा। दोस्तों जो मापा ना जा सके के लिए निम्न में कौन सा एक सही है। अनेक शब्दों को लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने गूगल पे भी देखा था, तो यहाँ पे अपरिमेय ही सही बता रहा है, जबकि इसे कैंसिल किया गया है। अब यहाँ पे मैंने कई और साइट्स में देखा है, तो यहाँ पे जो मापा ना जा सके इसके लिए अपरिमेय ही यूज होता है, मैंने कई सारी साइट्स में देखा है, तो इसे कैंसिल किया गया था, अपरिमेय वैसे होता है। अब 17वां नंबर है दोस्तों की ओजरे की झोरी कांधे आनंद अंतन की सोलही बांधे अमुंड को कमंडल खापर की ओ कोरी कहे। अब दोस्तों इसका सही बताऊं तो मैं भी अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन इसके जो भाव हैं वो मैं समझ पा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों आपको जरूरी नहीं होता कि जितना भी आप वहाँ पे एग्जाम पे जाएं तो आपको सारे अर्थ समझ में आए।
अगर कभी ऐसे कोई भी आते हैं, ये हिंदी का कोई भी रूप हो सकता है, ब्रज, अवधि या फिर ऐसा कोई भी रूप। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो आपको एग्जाम में आएगा, अगर कभी आपको वीर रस वाला, रौद्र वाला ऐसा कुछ दिखे तो आपको उसमें टिक करना है। लेकिन कभी आपको मुंड को कमंडल पर खपर कियो कोरी के, यहाँ पे मतलब जो मुंड होता है उसे वो कमंडल और खप्पर लिए ऐसे ही कुछ बता रहा है, मतलब देख के ही इंसान डर जाए, बीभत्स हो जाए। यहाँ पे दोस्तों बीभत्स रस हो जाएगा, मतलब बीभत्स की भावना आ रही है। तो दोस्तों ये हो जाएगा रस का, बीभत्स रस। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में मैं हिंदी के और टॉपिक्स कवर करूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन था और मैं क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उनको मैं ला रहा हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा उनके बारे में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी का लेवल कोई बहुत ज़्यादा कठिन रहता नहीं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी की तरह आते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और इन्हें पढ़िए, और अगर आप इन्हें सक्सेसफुली देख रहे हैं, इनके रूल्स को समझ रहे हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ पे एलिमिनेट करके आसानी से आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।